अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रस्ट एक्ट 1882। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन नंबर 21 से ऑनवर्ड जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस है उनको डिस्कस करते चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 21 क्या कहता है कि मॉर्गेज ऑफ लैंड प्लेस्ड टू गवर्नमेंट अंडर एक्ट 1883 डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट सेविंग बैंक्स। जो जितनी भी डिपॉजिट इन गवर्नमेंट सेविंग बैंक्स हैं उन सारे के सारे गवर्नमेंट सेविंग बैंक्स के बारे में, डिपॉजिट के बारे में ये रिलेट करता है। ये कहता है कि जो सेक्शन नंबर 20 के अंदर जितनी बातें थी उसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये कह रहा है कि ऑन द मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्लेस्ड एज सिक्योरिटी, जो ऑलरेडी प्लेस्ड है सिक्योरिटी के तौर पे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आया कि जो सेक्शन नंबर 20 है वो क्या कहता है। सेक्शन नंबर 20 के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई थी? सेक्शन नंबर 20 के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट मनी के हवाले से बात की गई थी। तो ये सेक्शन भी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, पेपर के हवाले से भी रेलेवेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है कि सेल बाय ट्रस्टी डायरेक्टेड टू सेल विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर क्या बात की जा रही है? इसके अंदर सिंपल ये बात की जा रही है कि हमारे पास जो सेल बाय ट्रस्टी है वो डायरेक्टेड टू सेल है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, कि उसको बताया जाए कि ये इस टाइम पीरियड के अंदर आपने ये चीज़ सेल करनी है। वे द ट्रस्टी डायरेक्टेड टू सेल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एक्सटेंड सच टाइम, अगर वो उस टाइम को एक्सटेंड कर दे, यानी कि उसको कहा गया कि 1 साल के अंदर अंदर आपने इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है। अगर वो 1 साल के अंदर अंदर ना कर सका तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाए करेगा उस पर, और वो रीजनेबल अपना रीज़न बताएगा कि किस वजह से, किस रीज़न की वजह से उसने अपनी ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया। इन सिंपल मैनर अगर मैं आपसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बात बताऊं तो इन सिंपल मैनर ये चीज़ ये है कि लेट सपोज कि एक ट्रस्टी को ये कहा जाता है कि आपने ये प्रॉपर्टी 2022 के अंदर अंदर सेल आउट करनी है। अगर 2022 लैप्स हो जाता है, टाइम लैप्स हो जाता है, तो टाइम लैप्स होने की सूरत में उस वो 2023 के अंदर ये रीज़न बताएगा कि उसने टाइम लैप्स किस रीज़न की वजह से किया। अब वो रीज़न ये हो सकता है कि उसको कोई पार्टी नहीं मिली, अब वो रीज़न ये हो सकता है कि उसके पास टाइम नहीं था उसको सेल आउट करने का, उसकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं कर सका, तो उसके बारे में बात कर रहा है। और वो जो ट्रस्टी है, अनलेस द एक्सटेंशन हैज़ बीन अथोराइज्ड, हो सकता है कि वो एक्सटेंशन उसको मिली हो हमारी सिविल कोर्ट, सिविल अदालत की तरफ से। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 23 हमारे पास बात करता है लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि जब आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। अब ये जो लाइबिलिटीज़ का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 23, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो 1 बाय 1 लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं। इसके अंदर कह रहा है कि वेयर अ ट्रस्टी कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई भी ट्रस्टी एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे यानी कि ट्रस्ट को तोड़ दे तो क्या होगा? ही इज़ लाइबल टू मेक गुड और लॉस विच द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑन द बेनिफिशरी हैज़ देयर बाय सस्टेन्ड। तो जो हमारे पास जो ट्रस्टी है वो लाइबल है गुड और बैड, यानी कि अच्छा या बुरा, उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से जो बेनिफिशरी ने सस्टेन किया होगा, जो बेनिफिशरी ने सहा होगा। अनलेस द बेनिफिशरी हैज़ बाय फ्रॉड, अनलेस, लेकिन अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या कॉर्जन की वजह से सहा होगा तब तो नहीं। उसके बाद फर्दर ये हमें कह रहा है अ ट्रस्टी कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट, जो हमारे पास ट्रस्टी है वो लायबल नहीं होगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, वो लायबल नहीं होगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, अनलेस एक्सेप्ट, अनलेस और एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस के अलावा। अब वो फॉलोइंग केसेस कौन कौन से हैं? वो फॉलोइंग केसेस ये हैं कि वेयर ही हैज़ एक्चुअली रिसीव्ड इंटरेस्ट, अब उसने एक्चुअली इंटरेस्ट को रिसीव किया हो। या फिर सेकंड कंडीशन, वेयर द ब्रीच कॉन्सिस्ट ऑफ अनरीजनेबल डिले, अब जो ब्रीच है वो अनरीजनेबल डिले की वजह से है इन पेइंग ट्रस्ट मनी टू द बेनिफिशरी। ठीक है, उसके बाद वेयर द ट्रस्टी ऑट टू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट बट नॉट डन सो, लेकिन जो हमारे पास ट्रस्टी है उसको वो इंटरेस्ट लेना था लेकिन वो नहीं ले सका। उसके बाद वेयर ही मे बी फेयरली प्रिज्यूम टू है रिसीव्ड इंटरेस्ट, या उसको प्रिज्यूम किया जाए, इसी प्रिजम्पशन हो, ठीक है, कि वो उसने जो है इंटरेस्ट ले लिया होगा। उसके बाद फर्दर और भी काइंड्स बताई गई हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है? नो सेट ऑफ अलॉड टू ट्रस्टी, कोई सेट ऑफ नहीं होगा। अब ये सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ मीन्स काउंटर क्लेम। हमने सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट ऑर्डर 8 के अंदर भी पढ़ा था कि ऑर्डर 8 सीपीसी के अंदर हमने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि सेट ऑफ क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है। अ ट्रस्टी हु इज लायबल फॉर अ लॉस occasioned by the breach of trust in respect of one portion of the trust property cannot set off against his liability against which is occurred the another portion। देखें, अब
एक ट्रस्टी है, उस ट्रस्टी ने क्या किया, उस ट्रस्टी ने एक पोर्शन का जो है, एक पोर्शन का उसने जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी के एक पोर्शन का सस्टेन किया है कोई भी रीजनेबल हमारे पास जो है ब्रीच। अब उसको ये अथोराइज नहीं है कि वो दूसरे का भी काउंटर क्लेम करे। देखें, अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी का लॉस हासिल करता हूं और तो मैं काउंटर क्लेम करूंगा उसी प्रॉपर्टी का, लेकिन अगर मैं उसके दूसरे पोर्शन का भी काउंटर क्लेम करना चाहूँ तब मैं काउंटर क्लेम नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर ये सिंपली क्लियर कर रहा है कि नो सेट ऑफ अलॉट इन टू ट्रस्टी, तो ट्रस्टी को किसी भी किस्म का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। उसके बाद है नॉन लाइबिलिटी फॉर प्रीडिसेसर डिफॉल्ट। अब नॉन लाइबिलिटी ऑफ प्रीडिसेसर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रीडिसेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर एक ऐसा शख्स जो कि आपके आने से पहले था। अब आप एक ट्रस्टी हैं, आपके आने से पहले कोई और ट्रस्टी था, उसके डिफ़ॉल्ट को आप फुलफ़िल नहीं करेंगे, आपकी लायबिलिटी नहीं बनती कि आप उसकी भी लायबिलिटी फुलफ़िल करें। ये सेक्शन नंबर 25 ने हमें ये चीज़ कही। उसके बाद सेक्शन नंबर 26 क्या कह रहा है, नॉन लायबिलिटी ऑफ को ट्रस्टी डिफ़ॉल्ट। नॉन लायबिलिटी ऑफ को ट्रस्टी डिफ़ॉल्ट। को ट्रस्टी, देखें दो ट्रस्टीज़ हैं हमारे पास, कितने, दो। यहाँ पर ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 13 और 15। 13 और 15 में हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके अलावा वन ट्रस्टी इज नॉट लायबल टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय हिज को ट्रस्टी। देखिए दो ट्रस्टी हमारे पास, एक ट्रस्टी ने कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से दोनों ट्रस्टीज को कोई भी लॉस को सस्टेन करना पड़े। अब अगर किया किसने है, ए ने, तो उसकी वजह से अगर बी भी सहेगा तो बी नहीं सहेगा। बी सिर्फ और सिर्फ उतना ही सस्टेन करेगा जितना उससे लॉस हुआ है। अगर एक से ए से लॉस हुआ है तो ए सस्टेन करेगा, बी से लॉस हुआ है तो बी सस्टेन करेगा। लेकिन अगर ए कोई ऐसा एक्ट करे जिसकी वजह से बी से लॉस हो जाए तो फिर दोनों ही लायबल। किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर मैं बी को कहूँ कि आप जो है ये एक्ट जाके कर लें और वो एक्ट मेरे कहने के ऊपर वो एक्ट कर लेता, तो फिर दोनों की लायबिलिटी है कि दोनों ही उसको सस्टेन करेंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है कि सेवरल लायबिलिटी ऑफ को ट्रस्टी वेयर द को ट्रस्टी जॉइंटली कमिट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जहां पर दोनों ट्रस्टी कमिट करें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करें, यानी कि ट्रस्ट को तोड़ दें, और वेयर वन ऑफ देम बाय हिज निग्लिजेंट इनेबल द अनदर टू कमिट अ ब्रीच, और एक अपनी लापरवाही से दूसरे से ब्रीच करवाए, ठीक है। ईच इज लायबल फॉर द बेनिफिशरी फॉर द होल लॉस ओकेजन बाय सच ब्रीच, तो दोनों ही लायबल हैं कि वो जो है सस्टेन करेंगे। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन इज बिटवीन को ट्रस्टीज के, क्या क्या कंट्रीब्यूशन, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना वो सस्टेन करेंगे, इट मीन्स कि जितना उनका लॉस होगा, जो उनके पेयर जो उनके हिस्से में आएगा उतना ही वो सस्टेन करेंगे, उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है, नॉन लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पेइंग विदाउट नोटिस। अब पेइंग विदाउट नोटिस, यहाँ पर नोटिस की बात की जा रही है फॉर ट्रांसफर द बेनिफिशियरी। देखिए सेक्शन नंबर 28 क्या कह रहा है, वेन एनी बेनिफिशरीज इंटरेस्ट बिकम वेस्टेड इन अनदर पर्सन। जब एक बेनिफिशरी का कोई भी इंटरेस्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए किसी और पर्सन के अंदर, बेनिफिशरी का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए किसी और पर्सन के अंदर, एंड द ट्रस्टी है नॉट हैविंग नोटिस, और ट्रस्टी को इसकी नोटिस नहीं है, पर्सन हु वुड हैव बीन एंटाइटल फॉर द एब्सेंस ऑफ सच वेस्टिंग, द ट्रस्टी इज नॉट लायबल फॉर द प्रॉपर्टी सो पेड और डिलीवर्ड। तो जो ट्रस्टी है वो उस प्रॉपर्टी के डिलीवर होने का लायबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 29 कहता है लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी वेयर बेनिफिशरीज इंटरेस्ट इज फॉरफीड टू द गवर्नमेंट। कहता है कि ट्रस्टी की क्या लायबिलिटी है अगर बेनिफिशरीज का जो इंटरेस्ट है वो फॉरफीड किया जाए गवर्नमेंट से। व्हेन द बेनिफिशरीज इंटरेस्ट, जब बेनिफिशरीज का इंटरेस्ट जो है वो फॉरफीड या अवार्डेड बाय लीगल एजुडिकेशन टू द गवर्नमेंट, वो लीगल एजुडिकेशन यानी कि गवर्नमेंट को दे दिया जाए, फॉरफीड गवर्नमेंट के जरिए से फॉरफीड कर दिया जाए। द ट्रस्टी इज बाउंड टू होल्ड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, तो ट्रस्टी बाउंड है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए टू द एक्सटेंड ऑफ सच इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन के लिए, ठीक है, उस पर्सन के लिए, इन सच मैनर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट ऑन हिज बिहाफ, जिस तरीके से वो उस पर्सन को उस पर्सन के बिहाफ पे उसको ऑथोराइज करें। देखें अब जो ट्रस्टी है वो एक्ट उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से वो अपनी ही प्रॉपर्टी उसको समझेगा। ऐसा नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी किसी किस्म का
अगर कोई मसला वगैरह हो गया तो वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ के चला जाए, या ऐसा नहीं होगा कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी किसी किस्म की रेम्यूनरेशन हुई या फिर एक्सपाइजेड किसी भी किस्म का कोई भी मसला वगैरह पेश आता है तो वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता, वो उसको इस तरीके से ही डील करेगा जैसे उसकी ऑन प्रॉपर्टी हो। अब देखें, ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रीवियसली हमने इस चीज़ को इस तरीके से निगलेक्ट किया कि ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर रिसेंटली देखा जाए तो रिसेंटली सिंध इंटरव्यू के अंदर जो जुडिशरी का इंटरव्यू हुआ है उसके अंदर भी एक सवाल पूछा गया कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड वक्फ। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मेरा मकसद सिंपली ये है कि ये जो ट्रस्ट एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी प्रैक्टिस के अंदर आपसे जो है केसेस वगैरह आप डील कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास सेक्शन है, इंडेमनिटी ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी की क्या क्या इंडेमनिटी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। जो ट्रस्ट का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मीन कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। सेक्शन नंबर 23 एंड 26, जो सेक्शन नंबर 23 और 26 के अंदर बयान है, ट्रस्टीज शैल बी रिस्पेक्टिवली चार्जेबल ओनली फॉर सच मनी। तो ट्रस्टी जो है सिर्फ और सिर्फ उस मनी, उस स्टॉक्स, उस फंड के और सिक्योरिटीज़ के बारे में ही चार्जेबल है, उसके अलावा और वो किसी भी चीज़ के ऊपर चार्जेबल नहीं है। तो आज हमने सिंपली डील किया सेक्शन नंबर 21 से लेके 30 तक। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे मुझे चलना पड़ा इस वजह से क्योंकि कुछ और भी मसरूफियात होती हैं, इतना रीज़नेबल टाइम नहीं दे पाता मैं इस लेक्चर्स वगैरह को। तो होपफुली आपने अंडरस्टूड किया होगा कि इसके बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं। वैसे अगर देखा जाए कि इसकी डायरेक्ट रीडिंग एज पर हमारे पास जो पुअर लैंग्वेज ऑफ द एक्ट्स, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लें या फिर जो है जितने भी 19 के जितने भी 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी के जितने भी एक्ट्स हैं उसकी डायरेक्ट वर्डिंग और इसकी डायरेक्ट वर्डिंग सेम ही है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ। थैंक यू।